माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो। रिकॉर्ड्स को अ, एक रिकॉर्ड करके और उसे मैनेज करना चाहते हो, एक डेटाबेस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हो, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और उन सभी रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करना है मैथमेटिकल टर्म में एंड लॉजिकल टर्म में, सो दैट आप एक्सेल का यूज करते हो। तो अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटाबेस आपको मेंटेन करना है, उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली आपको बनाने हैं, उसके साथ साथ आपने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना है और एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को, उनकी सैलरीज को कैलकुलेट करना है एंड सैलरी स्लिप्स बनानी है, या फिर एक कंपनी के अंदर सेल और परचेजेस को आप मेंटेन करना चाहते हो, स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर टेबुलर फॉर्म में किसी भी टाइप का अगर आप वर्क करना चाहते हैं, सो दैट आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो किसी भी टाइप फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर वे में, ताकि फ्यूचर में उस रिकॉर्ड की हमें कभी भी नीड हो सकती है कंपनी के अंदर और हम उसके ऊपर इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपर वैल्यूएबल रिपोर्ट निकाल कर उसको यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर मल्टीपल लॉजिक्स और मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि जैसे सैलरी कैलकुलेट करनी है, स्टूडेंट्स की फीसिस को मेंटेन रखना है, उनको कैलकुलेट करना है, इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है, या एम्प्लॉइज की सैलरीज को डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस पे, परक्यूजिट्स पर और टैक्सेस पर कैलकुलेट करना है कंडीशंस लगाकर, एम्प्लॉइज के इंसेंटिव्स कैलकुलेट करने हैं कि जिनका टारगेट कंप्लीट हो गया है उनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो जाए, एक लिमिट परसेंट जो भी कंपनी देती है उसके बेसिस पर हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म में हम अपने डेटा को मेंटेन और कैलकुलेट और एनालाइज कर पाएंगे और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यही सारा काम बहुत इजीली एक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू हमें करके देता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कंपनीज के लिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज बेसिकली आपका हर एक कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में एक बेसिक तौर पर, यूनिवर्सल तौर पर आपका होता ही होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कैलकुलेट करना और एनालाइज करना उसके अंदर रहेगा। तो जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, तो उनके सेल्स को मेंटेन रखना है, उनकी सैलरीज को मेंटेन रखना है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है, किसी भी कंपनी के कस्टमर्स को मेंटेन रखना है, उनके रिकॉर्ड्स बनाने हैं। तो टोटली जो है वो हम एक्सेल का यूज इन सभी कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हैं। तो अब एक्सेल कैसे ओपन होता है, कैसे उसके अंदर काम होता है, वो प्रैक्टिकली थिंग्स मैं आप सभी को यहाँ पर अभी समझाने जा रहा हूँ। तो अब मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, तो स्क्रीन आप देखिएगा कि क्या है, उसके अंदर क्या क्या काम मैं कर रहा हूँ, कैसे ओपन एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ एंड उसके अंदर क्या क्या काम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो साथ के साथ कवर करिएगा प्लीज। तो अब जैसे एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं, तो एक्सेल को ओपन करने का क्या वे है, वो वे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का फर्स्ट वे देखिएगा सभी से। यस, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का फर्स्ट वे आप सभी के सामने। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन जो नीचे आपको, सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी सर। राइट। सो अभी हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का फर्स्ट वे क्या होता है। कि सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके अंदर ऑल एप्स आपके पास होंगी, इस ऑल एप्स बटन पर क्लिक करना है और ऑल एप्स बटन पर क्लिक करते ही इस ऑल एप्स वाले मेन्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो इसमें से जिस ऐप को भी आप यूज करना चाहते हो
तो बेसिकली अभी एक्सेल एप्लीकेशन को हमें यूज करना है, तो एक्सेल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से उसको ओपन कर पाएंगे। एंड सेकंड वे है बेसिकली एक्सेल को ओपन करने का रहता है कि आप सर्च के अंदर भी, या आप यहाँ पर स्टार्ट के साथ जो सर्च होता है इसके अंदर भी एक्सेल टाइप कर सकते हैं एंड एक्सेल पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। एंड थर्ड वे रहता है एक्सेल को ओपन करने का। आपको सभी को पता होगा कि आपके कंप्यूटर में एक रन यूटिलिटी होती है, और उस रन यूटिलिटी को ओपन करने की एक शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। तो विंडो प्लस आर प्रेस करते आप इस एड्रेस बार के अंदर या इस ब्राउज और सर्चिंग बार के अंदर आप एक्सेल टाइप करेंगे एंड ओके करेंगे तो भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। और एक्सेल टोटली जो वर्क करेगा वो टेबुलर फॉर्म में करेगा, मींस टेबल फॉर्म में करेगा, जिसमें टेबल्स वगैरह प्रॉपर बनाओगे, रिकॉर्ड्स को उसके अंदर मेंटेन करोगे और कैलकुलेट और एनालाइज करोगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के। तो जैसे ही आप एक्सेल को इन थ्री वेज से ओपन करते हैं, और जो भी आपको इजी लगता है वो डेली बेसिस पर आपको वो वे यूज करना होगा। जैसे अभी 3 वे मैंने बताया, इन तीनों में से जो भी आपको बेटर लगता है वो आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन रहती है जिसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है या कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या फिर आपने जो रिसेंट यूज किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट पर वर्क करना है, एक्सेल की कौन से वर्कबुक पर वर्क करना है, कि आपने जो रिसेंटली यूज किए हैं उनमें से कोई शीट ओपन करनी है, या आप न्यू बिल्कुल फ्रेश और बेसिक वर्क से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप न्यू वर्क पे क्लिक करेंगे, न्यू वाले वर्कबुक पर। और इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट बने हुए हैं। हमें जो अभी टेम्पलेट पे वर्क करना है वो ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट पे वर्क करना है, क्योंकि हम अपने वर्क को एक्सेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं इनवॉइसेस के या अनदर अकाउंट्स के या अनदर टेम्पलेट्स हैं, तो उनका यूज तभी हम कर पाएंगे जब आप ब्लैंक वर्कबुक के अंदर एक अपना खुद से एक वर्कबुक, एक वर्कशीट और डेटा बनाना सीख जाएंगे। तब आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उनके अंदर आप इजिली वर्क कर सकते हैं। अगर आपको खुद से कैलकुलेट करना और खुद से डेटा रिकॉर्ड करना आता है बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने एक्सेल सीखा है तभी जाकर आप इन टेम्पलेट्स के ऊपर बहुत इजिली वर्क कर सकते हो। तो इसलिए सबसे बेटर थिंग यही रहती है कि सबसे पहले आप ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना सीखो। उसके बाद जब आप कुछ काम इसके अंदर करना सीख जाओ, 2 और 3 क्लासेस आपने इसके ऊपर लगा ली हो एक्सेल के ऊपर, तब जाकर आप इसमें से किसी पे टेम्पलेट के ऊपर इजिली यूज कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। बिकॉज ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस या कैलकुलेशन करना चाहो तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो आप तभी कर पाओगे जब आप बिल्कुल फ्रेश वर्क से अपना वर्क स्टार्ट करोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने न्यू पर क्लिक किया तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक के नाम से ऑप्शन रहता है। तो इस ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वर्कशीट ओपन हो जाती है एक्सेल की, और इसके अंदर किस तरीके से काम करना है वो समझिए। और उससे पहले मैं इस पूरे जो टेम्पलेट आपके सामने ओपन हुआ है या ये जो विंडो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो कम्प्लीटली फिलहाल मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, आप जब एक्सेल ओपन करते हैं तो ये विंडो आप सभी के सामने आती है। तो इस इंटरफेस में जो सबसे पहली लाइन है जहां पर लिखा हुआ है बुक 1, इस बुक 1 का मीनिंग होता है कि आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव किया हुआ है, वो नाम इस बुक 1 की जगह पर आ जाता है। और इस बुक 1 में उस फाइल का नाम होता है, मीन्स वो नाम होता है कि आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है, बट किस नाम से सेव किया हुआ है वो आपको बुक 1 की जगह पर दिखता है। और ये जो बुक 1 है ये एक बाय डिफॉल्ट नेम होता है एक्सेल की शीट का और एक्सेल फाइल का। और जैसे एमएस वर्ड की फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता था वो डॉक्यूमेंट 1 होता था, पावर पॉइंट का जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 है। ऐसे ही एक्सेल की फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो बुक 1 होता है। और इसके अंदर अब हम जब भी अपने फाइल को अपने नाम से सेव करेंगे या किसी भी नाम से सेव करेंगे तो वो नाम जो है यहाँ बुक 1 की जगह पर ऑटोमेटिकली शो कर देगा। एंड इसके बाद ये जो लाइन है जिसके ऊपर बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, ये टाइटल बार होती है कि आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव किया हुआ है, वो आपको टाइटल बार पर शो करता है कि ये एक्चुअल में टाइटल बार है।
और उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सब ऑप्शंस जो हैं ये सब टैब बार है। मेन्यूज भी इन्हें बोलते हैं कि जिसके थ्रू आप अपने वर्क को इफेक्टिव बनाने वाले हो और इन टूल्स का यूज करने वाले हो, और अपने वर्क को इजी बनाने के लिए, रिपोर्ट्स गेट करने के लिए आप यूज करते हो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज है, और ये मेन्यूज जो होते हैं ये हमेशा आपके टैब बार पर स्टोर होते हैं। तो इसको हम मेन्यू भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारे टैब भी है और मेन्यू भी है। तो आप इन दोनों को जो है कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद ये जो स्टोर है, मतलब ये जो नाम स्टोर है जिस लाइन पर, उसको हम टैब बार बोलेंगे। फिर इसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज मींस टैब यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे होम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, पेज लेआउट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसे मल्टीपल टूल्स जब एक टैब और मेन्यू के अंदर आ जाते हैं तो उसे रिबन बोला जाता है। तो ये हमारा एक रिबन है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, जिन इंडिविजुअल टूल्स को, ऑप्शंस को यूज करके मैं अपने काम को क्रिएटिव, इफेक्टिव और इजी बनाने वाला हूँ। वो इन ऑप्शंस के थ्रू ही बनाने वाला हूँ कि किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना हो और परफेक्ट बनाना हो और उसे प्रॉपर मेंटेन करना हो, तो हम इन टूल्स की हेल्प लेकर उन ऑप्शंस के थ्रू हम अपने वर्क को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये जो टूल्स है, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, तो ये कंप्लीट एक रिबन के ऊपर स्टोर है, एक रिबन बार के ऊपर स्टोर है, जिसको हम रिबन बार बोलते हैं। और ये सब टूल्स हम अपने वर्किंग के लिए यूज करने वाले हैं। इसके बाद ये जो है ये एड्रेस बार है, जहाँ पर भी A1 लिखा हुआ है। इस A1 का क्या मीनिंग होता है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो A1 है ये आपके एड्रेस बार में लिखा हुआ है, और इसका नाम नेम बॉक्स भी होता है। तो इसको हम नेम बॉक्स भी बोलते हैं बेसिकली। और इसी के साथ में एक फॉर्मूला बार है। अगर आप किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो करेगा कि बेसिकली आपने उस एक्सेल के अंदर, जो भी सेल के अंदर कैलकुलेशन के लिए जो भी फॉर्मूला लगाया है, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो आपको ऊपर दिखने वाला है कि उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया क्या है एक्चुअल में। और वहां से आप एडिट भी कर सकते हो इस बार के अंदर जाकर उस फॉर्मूले को। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपकी कॉलम हेडिंग्स, जहाँ पर एबीसी लिखी हुई है, अल्फाबेट्स है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये आपकी रो हेडिंग्स है। कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग का काम क्या होता है कि जैसे ही आपके पास ये वर्किंग एरिया जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज और मल्टीपल सेल्स बने हुए हैं, तो जिस भी एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर, जिस भी विंडो के ऊपर एक तरीके से मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल सेल स्टोर हो जाते हैं, उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो कंप्लीट ये हमारी एक वर्कशीट है जिसके अंदर मल्टीपल रो, मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल कॉलम्स है। एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर मैं अपनी टेबल्स को बनाऊंगा, अपने रिकॉर्ड्स को बनाऊंगा, अपने डेटाबेस को बनाऊंगा और उन्हें कैलकुलेट करूंगा और उन्हें एनालाइज करूंगा डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लगाकर, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करके। तो इस वर्कशीट का यूज टोटली वर्किंग एरिया करने के लिए है। वो वर्क करने के लिए एक तरीके से वर्किंग एरिया है जिसके अंदर आप अपने टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कैलकुलेशंस करने वाले हो। तो जैसे एक वर्कशीट हमारे पास होती है, इसके अंदर जैसे कॉलम है और रो है और सेल्स है, तो उनके एड्रेसेस भी बनते हैं। तो जैसे कि कॉलम, जैसे कॉलम्स हैं वो हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं कि ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, एफ कॉलम है। ऐसे अगर किसी भी कॉलम का नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन से कॉलम में ये डेटा लिखा हुआ है। वो कॉलम नंबर एक तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है, कॉलम नेम अवेलेबल है, ए कॉलम, बी कॉलम। और ये जो कॉलम के नेम है इनको कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं, कि अल्फाबेट जितने भी हैं कॉलम हेडिंग्स हैं। और उसके ऐसे ही ये रो हेडिंग्स है, ये सारी रो हेडिंग है कि कितनी नंबर रो पे आप काम कर रहे हो। 7 नंबर रो है, 8 नंबर रो है, ऐसे मल्टीपल रोज यहाँ पर अवेलेबल है। तो कॉलम और रो इन दोनों को मर्ज करके हमारा एड्रेस बन जाता है। और उसके साथ-साथ जब एक रो और एक कॉलम को जब मैं मर्ज करता हूँ तो एक सेल बनता है कि जब भी मैं किसी भी एक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक सेल है। तो एक एक रो होगी उसके अंदर और एक कॉलम होगा बेसिकली। तो एक सेल नॉर्मली एक एक्टिव सेल जिसकी जो बाउंड्रीज से कवर है, जिसके अंदर अभी मेरा क्लिक है और जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली आपका एक एक्टिव सेल होता है। और एक सेल जो है रो और कॉलम से मर्ज करके बना होता है।
अब यहाँ पर आपकी कॉलम हेडिंग्स है, रो हेडिंग्स है और एक वर्कशीट है जिसके अंदर मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल सेल्स अवेलेबल है। तो अगर किसी भी सेल के ऊपर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो ऊपर देखो यहाँ पर एड्रेस चेंज हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर सेल चेंज करेंगे तो वहाँ पर ऊपर एड्रेस चेंज होगा। तो अभी मैंने जिस सेल में क्लिक किया हुआ है वो F8 है, तो सेल का एड्रेस F8 है। F8 कैसे है? F तो कॉलम है और 8 नंबर सर रो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं। स्टूडेंट्स सभी को इश्यू आ रहा है? आदित्य आपको ठीक आ रही है? सर थोड़ी इशू है। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आवाज क्लियर आ रही है अब मेरी? हाँ सर। अरुण अब क्लियर है आवाज? हाँ जी सर। ओके, तो अब बात करते हैं जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि एड्रेस कैसे बनता है किसी भी सेल का। तो जैसे अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ शो करता है, बट वो बना कैसे कि H4 जैसे आपको अभी शो कर रहा है। तो H तो हमारा कॉलम है और 4 नंबर रो है, तो H4 इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो H आपका कॉलम है और 4 नंबर रो है। और ऐसे किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑलवेज एड्रेस चेंज होगा। और जब आप एक एरिया सेलेक्ट करते हो तो आप एक रेंज सेलेक्ट की है जब आपने, तो उसका एड्रेस प्रॉपर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे अभी आपने D3 से लेकर H9 तक, देखो ये वाला जो सेल है स्टार्टिंग हो रही है आपकी D3 से और एंड हो रहा है H9 पे। तो H9 ये लास्ट सेल है, आप खुद से यहाँ पर ये कैलकुलेट करने वाले हो कि ये 9 नंबर रो है और H नंबर कॉलम है। तो अगर आप सिलेक्टेड रेंज का जो एड्रेस आपसे खुद से कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप एक पूरा एरिया जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपने D3 से स्टार्टिंग की है और H कॉलम में 11 नंबर रो तक आपने फिनिश किया है। तो D3 to H11 ये आपका पूरा एक मॉड्यूल रहता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसके अब वर्कशीट है जैसे कि हमारे पास, उसके बाद नीचे लाइन है शीट 1 जहां पर लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट जो मैंने अभी एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको वर्कशीट बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पर शीट 1 है और इस शीट 1 का क्या मीनिंग है? ये जो शीट 1 लिखा हुआ है कि आपने अभी कितने नंबर शीट पे काम कर रहे हो वो आपको शीट नंबर शो कर रहा है। ऐसे मल्टीपल शीट इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, बहुत सारी शीट्स को आप ओपन कर सकते हो। और उसके बाद ये जो शीट 1 है, ये जिस लाइन पे ये स्टोर है इसको हम बोलते हैं शीट टैब बार। शीट टैब बार कि कौन कितनी टोटल शीट्स ओपन की हुई है और कितने नंबर शीट के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर एक आपका स्टेटस बार है जिसके अंदर आपको ये शो करेगा कि आपने टोटल कितने सेल्स में वर्क किया हुआ है, कितने कॉलम में वर्क किया हुआ है, वो आपको यहाँ शो करता है। जब आप वर्किंग करोगे तब इस रेडी की जगह यहाँ पर बीच में, इस लाइन के बीच में कुछ वैल्यूज और स्टेटिस्टिकल पॉइंट्स आपको यहाँ शो करेगा कि टोटल जो भी आपने वर्क किया हुआ उनका टोटल क्या है, उनकी एवरेज क्या है, उनका काउंट क्या है। तो सब कुछ काउंट वगैरह कैलकुलेट करके आपको यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली देने वाला है जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपकी जहाँ पर रेडी आपने लिखा हुआ है वो आपकी स्टेटस बार है, जिसके ऊपर आपको आपकी फाइल का, आपकी वर्कशीट का स्टेटस आपको देने वाला है कि आपकी फाइल का बेसिकली स्टेटस है क्या। उसके बाद नेक्स्ट आता है शीट टैब बार के बाद यहाँ पर स्टेटस बार है। और उसके बाद लास्ट की टास्क बार होती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है। जैसे अभी जूम चल रहा है, एक्सेल चल रहा है, इसके अलावा इंटरनेट अगर आपने चला रखा है तो वो ओपन होगा। ऐसे मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स जब आप एक साथ ओपन कर लेते हो नीचे, तो आपको शो करता है टास्क बार के ऊपर कि इस फाइल के साथ साथ आपके और कौन कौन से टास्क पे वर्क हो रहा है या कौन कौन से टास्क आपके चल रहे हैं, वो आपको नीचे इस टास्क बार के ऊपर शो करता रहेगा। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस होता है पूरे एक्सेल का जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू,
ये सब टैब बार है। तो टैब बार जिसके जो मेन्यूज में कवर्ड होता है तरीके से, और ये एक रिबन है जिसके अंदर मल्टीपल टूल स्टोर हैं। और इसके बाद ये फॉर्मूला बार है, अगर कोई फॉर्मूला लगाऊंगा कैलकुलेशन करने के लिए तो वो फॉर्मूला शो करेगा फॉर्मूला बार में। और यहाँ पर एड्रेस बार है कि कौन से सेल पे आप काम कर रहे हो, उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है, वो आपको नेम बॉक्स मतलब एड्रेस बार में शो करने वाला है। इसके बाद कॉलम हेडिंग्स है अल्फाबेट्स में, और रो हेडिंग्स है न्यूमेरिकल फॉर्म में। और ये कंप्लीट आपकी वर्कशीट है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रो, मल्टीपल सेल्स आपके अवेलेबल हैं। और उसके बाद नीचे शीट टैब बार है कि कितनी शीट्स आपने ओपन कर रखी हैं और कितनी नंबर शीट पे आप काम कर रहे हो। और स्टेटस बार रेडी जहाँ पर लिखा हो स्टेटस बार है। और लास्ट वाली टास्क बार है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है, वो आपको टास्क बार के ऊपर शो करता है। स्टूडेंट ये यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। सभी बताइए मुझे यस और यस नो। सर। यस सर, यस सर। समझ आ गया। यस यस सर। अब बात करते हैं इसके अंदर वर्किंग करने की, कि वर्क कैसे किया। तो ये कंप्लीट इसका इंटरफेस था और इंट्रोडक्शन और मींस ओवरव्यू था टोटली। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग करने की। जैसे आपको कोई भी टेबल बनानी है तो सिंपल सी बात है कि टेबल अगर आपको बनानी है तो कैसे आप बनाते हैं वो समझिए। तो जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, अल्फाबेटिकल फॉर्म है आपके पास, तो आपको जो भी टाइपिंग करनी है, जो भी टेबल बनानी है एक्चुअल में वो आप इजीली बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो वो समझिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आपने एक टेबल या किसी भी तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट एक टेबल बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। कि जैसे एक सेल है आपके पास, एक सेल के अंदर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, सपोज आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा एंड एंटर किया, तो सीरियल नंबर लिखा, एंटर किया तो नेक्स्ट सेल के अंदर आ गया। अब वापिस इस सेल के अंदर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, तो आप इस सेल पे क्लिक करके दोबारा से कुछ लिखेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी में कुछ एडिटिंग आप करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ मेरे को इसी में कुछ एडिटिंग करना है, मेरे को इसको रिप्लेस नहीं करना है। तो 3 तरीके हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ये सबसे पहला, इस सेल के ऊपर जाकर आप डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करते हो री एडिटिंग आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको री एडिट करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, पहला तो क्या था, डबल क्लिक करके। दूसरा है इस सेल को क्लिक करो और ऊपर फॉर्मूला बार में आप एडिट कर सकते हो। तो फॉर्मूला बार के अंदर आप एडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एडिट होने लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फुल नेम एंड एंटर। एक ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका कि एक सेल को एडिट करना है, तो सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F2। तो F2 से भी एक सेल को आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे आपने F2 प्रेस किया और फिर से यहाँ पर आप एडिटिंग कर पाओगे। तो जो भी आपने यहाँ पर एडिटिंग करनी है तो समथिंग ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 तरीके एक सेल को एडिट करने के कि एक सेल के ऊपर कर्सर रखो, क्लिक करो उस सेल के ऊपर, जो भी अगर उसमें एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करके या फॉर्मूला बार पे क्लिक करके या F2 प्रेस करके, इन तीनों बटन से आप एक सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे कि अगर आपने, हाँ जी सर, पर जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास iOS है तो इसमें तो F2 नहीं होता। F2 होगा, F2 फंक्शन की तो सब में होती है। सर इसमें मतलब कीबोर्ड पे तो नहीं है। अच्छा, तो एक बार मुझे कीबोर्ड की फोटो भेजना बाद में, ठीक है, तो मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। यस सर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वन कि जैसे आप इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा लाइक, और अब आपने 1000 स्टूडेंट्स का डेटाबेस यहाँ मेंटेन करना है, तो 1 से लेके 1000 तक अगर आप नंबर्स लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल के पास ऑलवेज एक बहुत इजीएस्ट वे होता है कि एक साथ मल्टीपल क्यू में नंबर लिखने का। क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपने फर्स्ट सेल में लिखा 1 देन एंटर किया, तो अगले सेल में आने के लिए एंटर करते हैं,
या एरो से आप नीचे आ सकते हो। और ऐसे 2 लिखा, फिर एंटर किया, 3 लिखा, फिर एंटर किया। तो आपने 3 नंबर खुद से लिख लिए। अब आप चाहते हैं इसको 1000 तक ड्रैग करना, तो इसको 1 से लेके 1000 तक ड्रैग करना है। तो आपने 3 नंबर लिखे, सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट किया। ध्यान से सुनना इस बात को। कि जैसे एक सेल के अंदर 1 देन 2 देन 3 अलग अलग सेल में 3 नंबर लिख। अब इन तीनों सेल को सिलेक्ट करना है। देखिए अब सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि जब भी एक सेल के अंदर आप कुछ भी लिख देते हैं और मल्टीपल सेल्स को आपको सिलेक्ट करना होता है, तो आपको कैसे करना होगा? जो आपको एक ये डॉक्टर या क्लिनिक वाला प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन से, जैसे कि ये वाला जो है अभी जिसको रोटेट कर रहा हूं, तो इस साइन को हम सिलेक्शन साइन बोलते हैं कि जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूं, वो ये साइन है। तो अगर ये साइन आ रहा है आपके माउस से, अपने आप आता है, इसमें ऐसा कोई ऐसा अलग से ऑप्शन नहीं है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, इस सेल को मतलब सिलेक्ट करोगे, इन तीनों सेल्स को। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, इस को नीचे ड्रैग करोगे, सिंपली लेफ्ट क्लिक करके रखोगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे। इसको सिलेक्ट कर लोगे तीनों नंबर्स को, और तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद थर्ड नंबर के कॉर्नर पे आओगे। थर्ड नंबर के कॉर्नर पे आओगे। तो इस थर्ड नंबर के कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पर एक सिंपल प्लस का साइन बनेगा। इस सिंपल प्लस के साइन में तो क्लिक करके रखो लेफ्ट क्लिक से और ड्रैग कर दो नीचे की तरफ। तो जहां तक भी ड्रैग करोगे वहां तक ऑटोमेटिकली वो आपको काउंटिंग लिख के देने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जितने तक भी आप इसको ड्रैग करने वाले हो ऑटोमेटिकली लिखने वाला है। तो कैसे किया एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पहले 3 सेल में तो नंबर्स लिख लो, आपको जो भी नंबर्स लिखने हैं। तो इन तीनों को सिलेक्ट करो, 1 2 3 किया, सीरीज में होने चाहिए नंबर्स, ये ध्यान रखना बस। और इसको थर्ड सेल पे आकर ड्रैग कर दो, और थर्ड सेल पे आके ड्रैग कर दो। तो जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक नंबर्स अपने आप को इसको क्यू में अपने आप लिख देगा, अपने आप ड्रैग। और ये जो क्लिनिक वाला साइन है ये बेसिकली सिलेक्शन करने का काम करता है कि अगर मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कि अगर आपको मंथ नेम लिखने हैं ऑटोमेटिकली, तो जैसे कि आपने यहाँ पर सिर्फ जैन लिखा और एंटर किया और जैन को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, सिर्फ जैन को सिलेक्ट किया और इसके कॉर्नर पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया, तो इसके जो भी मंथ्स होते हैं वो सारे मंथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको लिखकर देने। तो ये चीज इसके अंदर इनबिल्ट है, फीडअप है ऑलरेडी। ऐसे आप वीकडे लिख रहे हो तो वीकडे में आपने लिखा लाइक संडे, तो ये ऊपर वीकडे मंथ ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको हेडिंग बनानी है तो आप बना सकते हो, आप डायरेक्टली जैन या डायरेक्टली संडे भी लिख के उसको ड्रैग करोगे तो भी ऑटोमेटिकली वो आपका डेटा आगे कर देगा। तो इस तरीके से आप वीकडेज को भी ट्रैक कर सकते हो। अब देख रहे हो कि आप जब भी कोई नाम लिख रहे हो तो आपके सेल से बाहर जा रहा है। तो अगर कोई भी एक नाम या कोई भी सेल मतलब एक सेल से कोई भी वर्ड बाहर जाए तो उसको सही करना हो तो आप कैसे करते हैं, इसी लाइन के ऊपर आकर या सी और डी के बीच में जिस लाइन से नाम बाहर जा रहा है, जिस लाइन से नाम बाहर जा रहा है उसी लाइन के ऊपर आकर उस उन दोनों कॉलम्स के बीच में उस लाइन पे डबल क्लिक कर दो यहाँ पर, तो आपका जो सेल है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जितना स्पेस उसे चाहिए उतना ही रखेगा, एक्स्ट्रा और कम स्पेस को वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। तो अगर इसको खुद से भी उठा के आगे पीछे रखना चाहते हो कॉलम को, तो आप इसको यहाँ से खुद से भी मैनुअली सेटअप कर सकते हो। अगर कॉलम की साइज वगैरह बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। ऐसे एक रो के साथ भी कर सकते हो, रो का अगर साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ऊपर नीचे करने का तरीका आपके पास, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने का अवेलेबल है आपके पास। तो आप यहाँ से कॉलम की साइज भी बढ़ा पाओगे और कम भी कर पाओगे, और ऐसे रो की साइज भी बढ़ा पाओगे और कम कर पाओगे, जैसे भी हमको करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बेसिकली किससे रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट था आपका बेसिकली किससे रिलेटेड, बेसिक थिंग से। अब ऐसे ही आपके पास टेबल्स भी आती हैं, टेबल्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2 4 6
ऐसे आप ऐसे टू का गैप आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हो तो सिर्फ 2 या 3 नंबर्स लिखने हैं और तीनों को सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक ऑटोमेटिकली उस टेबल को वो लिख देगा। जहां तक भी आप ड्रैग करोगे तो वो 2 का गैप ऑटोमेटिकली यहाँ पर देता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है आप यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक थिंग इनबिल्ट होती है। इसके अलावा बाकी सब चीजें आपको खुद से लिखनी होती है। A to Z वगैरह भी आप इसके अंदर बेसिकली नहीं लिख सकते हैं। तो A to Z भी आपको खुद से करना पड़ता है। तो ये था हमारा क्या है कि टेबल्स और इस टेबल्स मीन्स की कोई भी नंबर अगर आप यहाँ लिखते हो, लाइक अगर आप यहाँ पर 6 लिख रहे हो और फिर यहाँ 18 लिख रहे हो, फिर यहाँ 24 लिख रहे हो, मतलब कि कोई भी गैप दे रहे हो बेसिकली, तो इन तीनों को सेलेक्ट किया और ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली उतना उतना गैप अपने आप को बनाकर उस चीज का चलता रहेगा। तो वो अपनी एवरेज के अकॉर्डिंग फिर गैप उस चीज को बनाता रहेगा। बट यस अगर आपने एग्जैक्ट वर्क किया है कि 6, 12, 18 ऐसे लिखा है प्रॉपर, तो इन तीनों सेल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और 6 का गैप ही देगा जो उसको पहले 2 सेल के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक थिंग इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसके बाद बात करते हैं 1 सेकेंड। ये तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। उससे पहले आप सभी एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करिए। सभी डिस्कनेक्ट कर दो क्लास और रिकनेक्ट करो फटाफट। तो टेबल बनाना सीख रहे हैं तो लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ नेम लिखा और इस सिंपली टाइपिंग करते रहना है अलग अलग सेल के अंदर जो भी है आपके डेटा, और इस तरीके से फिर ऊपर जा सकते हैं आप और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग लिख सकते हैं जो भी है आपकी। तो ये एरो के थ्रू भी आप अप एंड डाउन और लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ठीक है, ये टेबल आपने बनानी सीख ली। मीन्स की टेबल तो सिंपली टाइप ही करनी है, उसमें से तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। बट अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की। एक्सेल के अंदर अगर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी है तो वो आप बेसिक कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। पहला तो तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर लगा एक्सेल के सेल के अंदर लगाना है तो मस्ट है कि आपको इक्वल्स टू डालना पड़ेगा। विदाउट इक्वल्स टू आप किसी भी सेल के अंदर जो है कैलकुलेशंस या फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से इज इक्वल्स टू जो है वो एक सेल का सेल को एक फॉर्मूले में एक्टिव करने से रिलेटेड है। ये इक्वल्स टू डाला देन आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो इसके अंदर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं इसको फॉर्मूले को। तो इक्वल्स टू प्रेस करते ही अब मेरे को मल्टीपल नंबर्स का टोटल करना है। तो अगर आपको मल्टीपल नंबर्स का टोटल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू लगाया 890 प्लस 3 6 समथिंग जो भी आपको टोटल करना है कि जैसे कि 55 प्लस 33 प्लस 54। तो ऐसे ये 3 नंबर्स थे, इन तीनों नंबर्स को एक एक करके लिखा और बीच में प्लस का साइन लगाया और एंटर किया। और ऐसे अलग अलग सेल के अंदर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लाइक 66 प्लस 44 प्लस 56 ऐसे मल्टीपल सेल्स की कैलकुलेशन हो सकती है, ऐसे टोटल हो सकता है। तो अब बस सिर्फ क्या करना है, उसके बीच में जिन जिन नंबर्स का टोटल करना है उनके बीच में प्लस लगाना है, दैट्स इट, और अलग से कुछ नहीं करना। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड करना है या अनदर सब्ट्रैक्ट करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो सब काम आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। और लाइक आपने अभी यहाँ पर लाइक दिस वन वर्क कर दिया और इसके साथ आपने लाइक 34 प्लस 77 प्लस 40 ये आपने काम कर दिया। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे कर पाते? तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्टार का यूज करोगे और डिवाइड करने के लिए आप बेसिकली स्लैश का यूज करोगे। तो अगर आप यहाँ
परसेंटेज निकालना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है, वो भी बताऊंगा। प्लस का मैंने आपको बता ही दिया, और माइनस तो सिंपल ही रहेगा। तो अगर आप इनमें से जो है कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू जो भी आपको करना है वो आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। बट कैसे? जैसे प्लस का तो मैंने आपको बताया कि इक्वल्स टू लगाया कोई भी नंबर और उसका फिर एक नंबर प्लस कर दिया। बस अब यहाँ पर मल्टीप्लाई डाल देना है बीच में कि मेरे को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का यूज करते हैं ऑलवेज हम। 56 मल्टीप्लाई बाय 36 इस तरीके से ये भी हो सकता है कि अगर आपको डिवाइड करना है 7 8 9 समथिंग, किसी को भी किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो उस दोनों नंबर के बीच में वही साइन लगा दो जो भी जिसको भी आपने डिवाइड करना है। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जैसे कि परसेंटेज कौन सी, मैं परसेंटेज 2 तरीके की बता रहा हूँ। एक तो जैसे कि स्टूडेंट के नंबर 208 है, 208 है, 208 है, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालने है कि इसके कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो उसका पहला तरीका क्या है इसको परसेंटेज निकालने का, ये इक्वल्स टू कि आपके जितने नंबर हैं, जैसे 208 है, कितने में से आए हैं ये टोटल नंबर। 1 सेकेंड। जैसे 208 नंबर है आपके पास, ये जो नंबर्स हैं ये कितने नंबर्स में से आए हैं, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। तो डिवाइड बाय 300, तो आपको क्या करना है कि जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको डिवाइड करना है जितने में से आए हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स इनटू 100। तो परसेंटेज निकालने का एक्सेल के अंदर पहला तरीका ये आप अपने उसमें भी निकालते थे, जैसे कि आपके स्कूल कॉलेज के जो भी मार्क्स आते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए। एंड एक और तरीका कि जैसे 208 है, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो जितने ये सब्जेक्ट है, तो जितने सब्जेक्ट है उसको आप उससे से डिवाइड कर दो। तो 208 डिवाइड बाय 3, तो भी आपको परसेंटेज निकाल कर दे देता है। बट एक और तरीके की परसेंटेज होती है किस टाइप की, अगर मुझे लाइक 50,000 का 3% निकालना है, 50,000 का 3% निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, 50,000 इंटू 3 डिवाइड में 100, यही तो काम करते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, 50,000 का 3% निकल जाएगा। ऐसे ही इसका भी एक और तरीका है कि 50,000 का अगर आपने एक और तरीका लिखना है कि इंटू 3% भी तो लगा सकते हो, कि डिवाइड बाय 100 करने की जगह डायरेक्ट परसेंटेज भी डाल सकते हो एक्सेल के अंदर आप। तो एक्सेल जो है एक जो सेल है वो बेसिकली एक कैलकुलेटर का काम भी कर रहा है। तो इज इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, आप यहाँ पर ले सकते हो। और 50 100 यहाँ पर इसने एज इट इज निकाल दिया। और ऐसे सब्ट्रैक्ट अगर आपको किसी नंबर को करना है, तो कोई भी नंबर लिखा, देन माइनस लगाया, देन कोई भी नंबर जिस नंबर से भी माइनस करना है वो नंबर लिख दिया। तो 2 नंबर्स लिखा, वही साइन वही बीच में लगाया, जो भी करना है माइनस प्लस डिवाइड इनटू, वो आप बीच में वो साइन इसलिए लगा सकते हो। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है एक्सेल में। बट एक दो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस और भी हैं, वो आपको मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये भी जैसे कि आपने प्लस माइनस डिवाइड इनटू किया, तो आपने खुद से नंबर लिखे ऐसे और देन एंटर किया तो उसने प्लस करके दे दिया। बट एक और तरीका बहुत ही इजी वे आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, कि जैसे कि आपको अभी तो नंबर लिखने पड़ रहे हैं कि 142 और 166 का मुझे टोटल करना है, तो आपको खुद से लिखना पड़ रहा है 142 प्लस 166। तो एक इजी तरीका है आपके पास, वो क्या तरीका है वो समझिए, कि आपने जैसे इज इक्वल्स टू यहाँ लगाया, इज इक्वल्स टू लगाते ही ध्यान से देखना, अभी मेरे को 142 चाहिए यहाँ पर, तो सिर्फ मैं 142 वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही सेल पे क्लिक करूंगा ना, तो उसका एड्रेस, उस सेल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। 142 लिखा हुआ नहीं आएगा, उस सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू लगाया, 142 पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो E17, ई तो कॉलम है और 17 नंबर रो है, तो इस सेल का एड्रेस दे रहा है, मतलब उस सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो अपने आप पिक कर लेगा। तो जैसे कि E17 को मैंने सेलेक्ट किया, मतलब उस पर क्लिक किया सिर्फ, तो सेलेक्ट करने के लिए और कुछ नहीं करना, उस सेल के ऊपर क्लिक करना है इज इक्वल्स टू लगा के सिर्फ, देन प्लस लगाना है, और किस सेल से प्लस करना है, 166 से। तो अब E17 प्लस E18, मतलब E17 में जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसको ये प्लस कर देगा E18 से। तो अब E17 के अंदर जो वैल्यू है प्लस E18 के अंदर जो वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू दोनों के अंदर होगी उन दोनों का टोटल करके देगा। क्या ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया? यस और नो, प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स। सर एक बार फिर से समझा देना। राइट। तो जैसे कि आपने इज इक्वल्स टू लगाया, और इज इक्वल्स टू लगा के आप चाहते हो कि आपको 199 और 156 को प्लस करना है,
तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इस सेल में इज इक्वल्स टू लगाएंगे और उसके बाद 199 पे क्लिक करेंगे। सिर्फ एक क्लिक करना है, एक क्लिक करते ही 199 पे उसका एड्रेस इस सेल के अंदर आ जाएगा अपने आप। देन प्लस साइन लगाना है और इसको 156 के साथ प्लस करना है, तो सिर्फ 156 वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दो तो उस सेल का एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। देन एंटर करते ही ऑटोमेटिकली इसका टोटल भी हो जाएगा। कोडेड स्टूडेंट्स, अब आ गया समझ में? यस सर। तो ये आपकी कैलकुलेशन करने का एक और तरीका था। इसके बाद अगर ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कि आप चाहते हो कि 45 मल्टीप्लाई बाय लाइक 77, तो D21 को मल्टीप्लाई करना है C21 से, तो D21 में 45 लिखा है और C21 में 77 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे देगा, अपने आप वैल्यू उठा लेगा, हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, खुद से मैनुअली लिखने की मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से ये बेसिक कैलकुलेशन हम इजिली एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट आज का हमारा। टोटल ओवरव्यू के ऊपर आज हमने एक्सेल के अंदर बात की कि एक्सेल क्या होता है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं और कैसे इसके अंदर टेबल बनाते हैं, कैसे इन बेसिक थिंग्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये काम आज सिर्फ हमें एक्सेल के अंदर करना है, बाकी इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब हमारी क्लास थर्सडे को सेम टाइम पे होने वाली है। आज के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही सिखाने वाला हूँ। राइट स्टूडेंट्स? सो यस। जैसे ये